समूचा विश्व इस कोरोना से परेशान हो चुका है और अब जरूरत है इसके खिलाफ एक जंग छेड़ने की, एक लड़ाई लड़ने की। याद रखिए, हम सब अगर एक साथ खड़े रहेंगे तो ये देश कोरोना को जरूर हरा देगा। सुनिए हमारा खास कार्यक्रम मिशन कोरोना, यूनिसेफ, CRA और रेडियो मयूर की संयुक्त प्रस्तुति, हर सोमवार और शुक्रवार दिन में 2 बजे से सिर्फ रेडियो मयूर 90.8 FM पर। नमस्कार छपरा, मैं हूं आपका दोस्त RJ रजत और आप सुन रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 FM। दोस्तों, यूनिसेफ, CRA और रेडियो मयूर के संयुक्त तत्वाधान में प्रायोजित होने वाला कार्यक्रम मिशन कोरोना के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मकसद लोगों में जागरूकता फैलाना और कोरोना के प्रति सचेत करना है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अब लोग कोरोना को लेकर उतने सचेत नहीं, या यूं कहें कि लोग मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी जैसे नियमों को भूलते जा रहे हैं। दोस्तों, कोरोना के आंकड़े ये लगातार बता रहे हैं कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग फिर भी बाहर में बिना मास्क के घूम रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। दोस्तों, आपने मोबाइल के कॉलर ट्यून पे लगातार ये सुना होगा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और ये बात बिल्कुल सार्थक है और इसे सही साबित करने का वक्त भी आ गया है। तो दोस्तों, इस बात को समझें और लोगों को भी समझाएं। तो चलिए दोस्तों, इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और मिशन कोरोना के इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्टे एट होम के बारे में, यानी हमारा घर में रहना अभी कितना आवश्यक है और हमें घर में क्यों रहना चाहिए। आपके मन में भी बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे जब आप घर में होंगे। तो चलिए इन सवालों को हम अपने एक्सपर्ट के पास लेके चलते हैं और पूछते हैं उनसे उनका सुझाव। और आज हमारे खास गेस्ट हैं डॉक्टर सुनील, और जानते हैं इनसे स्टे एट होम के बारे में कुछ जानकारियां। तो सबसे पहले नमस्कार सर, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, आप कैसे हैं रजत जी? एकदम बढ़िया सर। और सब बताएं। सब बढ़िया सर। सर, एक बार फिर से मिशन कोरोना के अंतर्गत हमारे कुछ सवाल हैं जी। और मेरा पहला सवाल ये है कि होम क्वारंटाइन क्या होता है? जी, क्योंकि आज हम होम क्वारंटाइन के ऊपर ही बात करेंगे। ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आखिर क्वारंटीन का मतलब होता क्या है, तभी आप होम क्वारंटीन से इसको कोरिलेट कर पाएंगे। तो पहले हम लोग जान लें कि आखिर क्वारंटीन किसको कहते हैं। क्वारंटीन वर्ड जो है वो प्रयोग तब होता है कि जब आप किसी वैसे जगह से आते हैं या वैसे व्यक्ति से मिलके आते हैं जिसमें आपको एक्सपोजर का खतरा रहता है। बीमारी अभी प्रूव नहीं हुई है, ठीक, लेकिन आपको लगता है कि हम किसी से एक्सपोज्ड हो गए हैं जो संदिग्ध की स्थिति है, जो कंफर्म नहीं है। तो ऐसी अवस्था में यदि हम अपने आप को दूसरे फैमिली मेंबर से अलग करते हैं तो इसको क्वारंटीन कहते हैं। अब इसके साथ एक चीज और भी है, आइसोलेशन। तो आइसोलेशन मीन्स क्या है? तो आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि जब आप में बीमारी प्रूव हो गई, आपको सिम्टम्स आने लगे, आपको बुखार होने लगा, गले में खराश होने लगी, बॉडी एक होने लगा, स्नीजिंग होने लगी, तब आप आइसोलेशन में जाएं, या आइसोलेशन उसको बोलते हैं। लेकिन जब तक बीमारी प्रूव नहीं होती है, आपको सिर्फ शक सा है कि हाँ, मैं वैसे व्यक्ति के कंसर्न में आया हूं जो कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, तो हमको हुआ कि नहीं, तो ऐसी असमंजस की स्थिति में हम होम क्वारंटीन में जा सकते हैं। अब ये तो क्वारंटीन का मतलब हुआ। अब आइदर आप होम में क्वारंटीन हो या फिर आप गवर्नमेंट बनाए हुए क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटीन हो, बात एक ही है कि आपको जो बेसिक जो लोगों का जो समूह है उसको आपको उसमें से आपको हटा के अलग कर दिया गया।
अच्छा सर, होम क्वारंटीन और हॉस्पिटल क्वारंटीन में क्या फर्क है सर? देखिए, दोनों जगह सेम ही चीज है, कहीं कुछ डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन वैसे हॉस्पिटल क्वारंटीन में और होम क्वारंटीन में बहुत बेसिक डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन एक जो मेजर डिफरेंसेस है वो ये है कि हॉस्पिटल क्वारंटीन में अगर आप रहते हैं या फिर वैसे सेंटर्स में रहते हैं जहां पे मेडिकल फैसिलिटी आपको तुरंत अवेलेबल हो जाएगी, घर में मेडिकल फैसिलिटी तुरंत अवेलेबल नहीं होगी, आपको बुलाना पड़ेगा, आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा सर्टेन बॉडीज को जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तब आपको उस तरीके की मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी। अच्छा सर, जैसे कि अगर होम क्वारंटीन अगर हम होते हैं तो मतलब किस आयु के लोगों को होम क्वारंटीन ज्यादा सूट करेगा, ऐसा कुछ? देखिए, ये आयु रिलेटेड और एज रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, क्वारंटीन अगर बेसिकली एक ही चीज है कि आप एक्सपोज्ड हैं, आपको किसी तरीके का कोई सिम्टम नहीं है, तो आप सेल्फ ही उसको लेके और अपने आप को क्वारंटीन आप कर सकते हैं, चाहे वो घर में हो या फिर अगर घर में पॉसिबिलिटीज नहीं है, अगर उस तरीके का एटमॉस्फेयर नहीं है, उस जगह नहीं है, तो आप गवर्नमेंट सेंटर्स के क्वारंटीन सेंटर में भी जा सकते हैं। अच्छा सर, होम क्वारंटीन कब जरूरी है? मतलब किस कंडीशन में इंसान को होम क्वारंटीन अपना लेना चाहिए? देखिए, इंसान अपने आप के बारे में तो बहुत अच्छी तरीके से, भले वो किसी दूसरे को ना बताए, लेकिन अपने आप के बारे में तो जान ही लेता है कि अगर वो इस तरीके की एक्टिविटी में या फिर कहीं वैसी जगह पे जहां गया हो जहां पे उसको एक्सपोजर की संभावना अत्यधिक हो, या उसको लगता है कि लग रहा है कि हम किसी से एक्सपोज्ड हो गए हैं, तो वैसे कंडीशन में होम क्वारंटीन हो जाना चाहिए आदमी को, ताकि बीमारी एक से दूसरे में ना फैले। एसिम्प्टोमेटिक और सिम्प्टोमेटिक कंडीशन में, सिम्प्टोमेटिक कंडीशन है तब तो आपको खुद पता ही चल जा रहा है कि हाँ भाई आप इन्फेक्टेड हो गए हो, आपको उस तरीके के सिम्टम्स सब आ गए हैं, तो अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद से ट्रीटमेंट, तब उसके लिए तो आपको जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप एसिम्प्टोमेटिक है, किसी तरीके का कोई सिम्टम आपको नहीं है, तो आप अपने से डिसीजन लेके और होम क्वारंटीन में जा सकते हैं, ताकि वैसे पीरियड में आप एक्सपोज होने के बाद भी आप बीमारी किसी दूसरे को ना फैला सकें। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल है कि क्या होम क्वारंटीन करने से भी कोविड-19 से खुद को बचा सकते हैं, या फिर अगर हमें कोविड-19 हो चुका है तो क्या हम अगर होम क्वारंटीन पे रहें तो कोविड-19 ठीक हो सकता है, कोरोना से हम ठीक हो सकते हैं? देखिए, इसके लिए चीजों को समझना पड़ेगा। सबसे बेसिक चीज है कि आखिर कोरोना से किस तरीके से हम जीत रहे हैं। ये जंग हम अपने आप से ही जीत रहे हैं, ठीक, और इसमें जो आपकी इम्यूनिटी जो है वही काम कर रही है। और उसी के बाद बेसिकली होता क्या है कि ऐसे वायरल इन्फेक्शन में आप में एंटीबॉडी जब तक नहीं डेवलप होगी तब तक आप इस वायरल इन्फेक्शन से नहीं बच सकते। तो एंटीबॉडी डेवलप होने के लिए अगर आप किसी तरीके से कोरोना पॉजिटिव पेशेंट से अगर एक्सपोज हो गए, तो धीरे धीरे क्या होगा कि एक्सपोजर के बाद में आपकी बॉडी इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज क्रिएट करेगी, एंटीबॉडीज बनाएगी। तो एंटीबॉडीज जैसे ही बनाएगी तो उस तरीके के वायरस को खत्म करने में वो कारगर होगा और उसको खत्म कर पाएगा, तब आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही आपकी डेथ होगी, ना ही किसी तरीके का कोई क्रिटिकल सिचुएशन में जाएगी। लेकिन जब समस्या तब आती है कि जब आप एक्सपोज हो गए, आपके अंदर वायरल लोड बढ़ने लगा और आपकी इम्यूनिटी उस प्रोपोर्शन में नहीं काम कर रही है या वीक इम्यूनिटी है, तब वैसे में फिर वायरल लोड बढ़ने लगता है और उसके बाद से सिम्टम्स सारे डेवलप होने लगते हैं और तब इमरजेंसी की सिचुएशन आ सकती है। तो होम क्वारंटीन में अगर आप हैं तो आप अपने को अलग अलग रखें और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और सिम्टोमेटिक जो भी गाइडलाइंस हैं आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। और मेजॉरिटी में जिस तरीके से सारी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, तो मेजॉरिटी में जो पेशेंट हैं वो अपने आप ही ठीक हो रहे हैं, उनकी अपनी इम्यूनिटी ही उनको ठीक कर रही है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और जैसे जैसे सिचुएशन आता है, सिचुएशनल आपको एक्टिविटी करनी होगी। अगर सिचुएशन वर्स्ट होता है या किसी तरीके का कोई सिम्टम डेवलप होता है तो आप जरूर मेडिकल फैसिलिटी से मेडिकल सहायता आप लें
और उसके अनुसार ट्रीटमेंट, जो भी उनका ट्रीटमेंट गाइडलाइन है, उस ट्रीटमेंट गाइडलाइन के अनुसार आप जरूर करें। अच्छा सर, जैसे कि कोई भी अगर इंसान होम क्वारंटीन खुद को करता है तो उसे कहीं ना कहीं अपने फैमिली का डर सता रहा होता है कि कहीं अगर ये बीमारी मुझ में है और मेरे फैमिली में ना जाए या फिर मेरे फैमिली तक ना पहुंचे, तो घर में रह के उस बीमारी से इंसान अपने फैमिली वाले को कैसे बचा सकता है? देखिए, इसके सर्टेन गाइडलाइंस हैं, सर्टेन गाइडलाइन हैं जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, और तभी आप अपने, अगर आपको उस तरीके का कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने घर के लोगों को बचा सकते हैं। तो जैसे एक है कि अगर घर में आप हैं और घर में होम क्वारंटीन हो रहे हैं, तो ये इंश्योर करिए कि आपका जो रूम है वो किसी के साथ शेयर नहीं हो और वो अच्छी तरीके से वेंटिलेटेड हो, मतलब खिड़कियां हो, उसमें दरवाजे हो और अच्छे तरीके से एयर वेंटिलेशन हो, इस बात को इंश्योर करिए। दूसरा कि आप किसी प्रेग्नेंट वुमेन के संपर्क में नहीं आए, घर में आपके जो एल्डरली पेशेंट हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनके संपर्क में आप नहीं आए। कोमॉर्बिड कंडीशन में, कोमॉर्बिडिटी में जो भी पेशेंट्स हैं, जैसे कि डायबिटीज है किसी को एस्थमा है और उसके साथ रिलेटेड और भी प्रॉब्लम है, तो उनके संपर्क में नहीं आए। अच्छा, आप अगर होम क्वारंटीन में रहते हैं तो आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। आप घर में चारों तरफ घूमे नहीं, आप जिस कमरे को आप अपने क्वारंटीन सेंटर बना के रखे हुए उस कमरे में ही आप रहें, आप बाहर नहीं जाएं, ठीक, किसी भी सर्कमस्टांसेस में। और किसी भी सर्कमस्टांसेस में किसी तरीके के सोशल, रिलीजियस और ग्रीफिंग या वेडिंग, किसी भी कंडोलेंस इत्यादि किसी भी सोशल एक्टिविटीज में आपको भाग नहीं लेनी चाहिए। आप अपने हाथ को थॉरली वॉश करते रहें विद सोप, विद सैनिटाइजर, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज कि आप हाउस होल्ड्स की जितनी भी चीजें हैं, जैसे डिशेज है, ड्रिंकिंग ग्लासेस हैं, कप्स हैं और जितने भी ग्रोसरी के सामान, तो इन सब से आप टच में नहीं रहें, या फिर आपका जो भी है वो सेपरेट होना चाहिए, ठीक। दूसरा चीज कि आप जिस बेड को इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका जो कपड़ा इस्तेमाल हो रहा है, वो कपड़ा भी दूसरे किसी के संपर्क में डायरेक्टली नहीं आए। अगर कोई उसको साफ सफाई भी कर रहा है तो ही इंश्योर कि वो ग्लव्स पहन के ही काम करे और फिर उसके बाद उस ग्लव्स को डिस्पोज कर दे, ठीक। और हमेशा आपको मास्क लगा के रहना चाहिए। जो आपके यहाँ आता है खाना देने या कोई भी रिक्वायरमेंट की चीजों को लेके, पानी देने, खाना देने, तो उस समय भी मास्क का एकदम उपयोग हो। और कमरे में भी हो सके तो आप सोशल डिस्टेंसिंग एकदम मेंटेन करके रखें, एटलीस्ट 2 मीटर, और तभी आप सफल होम क्वारंटीन जिसको बोलते हैं वो कर सकते हैं। अदरवाइज आप इन्फेक्ट कर देंगे फिर दूसरे लोगों को। और सर, वॉशरूम भी अलग होना चाहिए? जी बिल्कुल, वॉशरूम भी अलग होना चाहिए। अच्छा सर, मान लीजिए कि अगर हम खुद को होम क्वारंटीन करते हैं तो कुछ ज़रूरी के सामान होते हैं, तो आप एक एज ए डॉक्टर क्या बताएंगे कि क्या ज़रूरी सामान आपके साथ होने चाहिए? जी देखिए, एक तो सैनिटाइजेशन से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, जैसे साबुन हो गया, सैनिटाइजर हो गया, आपके अपने कपड़े, ठीक, कुछ जरूरी दवाइयाँ, जो अगर किसी तरीके का कोई सिम्टम हो तो इमरजेंसी में, जैसे पैरासिटामोल वगैरह हो गया, या फिर जो भी मेडिकेशन उसके जो गाइडलाइन के अनुसार जो भी है, तो वो सब आप रख सकते हैं अगर किसी तरीके की इमरजेंसी होती है तो सडन इमरजेंसी तो नहीं होती है, धीरे धीरे ये होता है। तो धीरे धीरे जैसे ही अगर किसी तरीके का कोई सिम्टम डेवलप होता है, तब आप तुरंत एकदम डॉक्टर से संपर्क करें और आगे की चिकित्सीय सलाह जो भी है वो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें। और बेसिक्स, चूंकि टाइम बहुत होता है होम क्वारंटीन में और समय काटना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसी चीजों में क्या होता है कि मेंटल सिकनेस आदमी फील करने लगता है और उसकी साइकोलॉजी जो है वो बहुत ही वीक होते चली जाती है। तो वैसे में आप ये भी इंश्योर करें कि अगर जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे कि किसी को गाना गाने का शौक है, किसी को कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक है, किसी को पढ़ने का शौक है, किसी को लिखने का शौक है, तो ये सारी चीजें भी आप अपने पास रखें, क्योंकि 14 दिन काटना होता है। और कई बार क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज को करते करते मन ऊब जाता है, तो इंटरटेनमेंट का भी पूरा ख्याल रखें
और अगर संभव हो तो एंटरटेनमेंट की सारी सामग्री आप अपने पास रखें, और जब भी इस तरीके का लगे, और हमेशा याद रखें कि ये थोड़े दिन का पीरियड है, अपनी साइकोलॉजी को मजबूत करके रखें और आप इससे ठीक होके फिर निकलेंगे और सब कुछ सामान्य होगा जैसा पहले होता है। अच्छा सर, रोग प्रतिरोधक क्षमता का ध्यान कैसे रखा जाए होम क्वारंटीन में सर? देखिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता का ध्यान आप इस तरीके से, जैसे कि नेचुरल जो डाइट्स है, ठीक, तो डाइट्स अगर आप संतुलित जो बेसिक डाइट्स हैं जो गाइडलाइन दिया हुआ है उस गाइडलाइन के अनुसार लें। बहुत सारा गाइडलाइन है कि उसमें काढ़ा भी लें, लेकिन इसमें भी एक डिमेरिट्स अभी देखने में आ रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एकदम काढ़े को 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार इस तरीके से ले रहे हैं, जरूरत से ज्यादा गरारे कर रहे हैं, नमक डाल के गार्गल कर रहे हैं थ्रोट को। अभी कुछ नहीं है, कुछ उस तरीके का सिम्टम आया नहीं है, बट प्रिकॉशनरी लोग इतना हावी हो जा रहे हैं। तो एक चीज मान के चलिए, एक्सेसिव ऑफ एनीथिंग विल बी डेंजरस, ठीक, तो इसका ध्यान रखना है। तो काढ़ा भी एक तरीके की दवाइयां ही हैं, एक तरीके का सपोर्टिव मेडिकेशन ही है, तो उसकी भी अधिकता नहीं होनी चाहिए, वो एक मात्रा में होनी चाहिए। दिन में एक बार आप ले सकते हैं, गर्म पानी पीजिए, ऐसा कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को, किसी भी चीज को एकदम से पूरी तरीके से और एकदम जरूरत से ज्यादा किसी चीज को इस्तेमाल ना करें, इससे बचें और मेंटली अपने आप को एकदम कूल एंड काम रखें। और ये थोड़े समय का पीरियड है, ये एकदम खत्म हो जाएगा, उसके बाद से सारी चीजें सामान्य हो जाएंगी। बहुत अच्छी बात बताई आपने। अच्छा सर, मेरा एक और बात है, मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे कि क्या आपको लगता है एज अ डॉक्टर कि अब लोगों में कोरोना वायरस का डर वो पहले जैसा नहीं रहा? जब फर्स्ट टाइम आया था कोरोना वायरस और वो डर था, तो इसको आप कैसे लेते हैं? देखिए, कई बार क्या होता है ना कि डर इनिशियल डेज में डर ज्यादा लगता है, लेकिन धीरे धीरे आप याद करिए, और हमको हर कोई अपने फैमिली में इस चीज को फील करेगा कि इनिशियल डेज में जब दूसरे कंट्रीज में होता था, जब स्टार्टिंग एज ऑफ लॉकडाउन था, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तो उस समय कोरोना हमारे यहाँ नहीं आया था, ठीक, मेट्रोज में भी कहीं कहीं 1-2 केसेस होते थे, लेकिन उस समय जितना प्रिकॉशन हम लेते थे, सारा चीज लॉकडाउन था, घर में कोई भी चीज, सब्जियां भी आती थी तो उसको अच्छे तरह धो के हम लोग उसको यूज करते थे, फिर बहुत सारा प्रिकॉशन लेते थे। लेकिन उस तरीके का प्रिकॉशन आज के डेट में नहीं देखा जा रहा है। लोग अब वैसे लेकिन यही समय है और इसी समय गलतियां होती हैं। तो हमको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो फर्स्ट लॉकडाउन में जिस तरीके का प्रिकॉशन और प्रिवेंशन हम लोग लेते थे, आज भी लेने की जरूरत है, आज भी लेने की जरूरत है, और आज ज्यादा लेने की जरूरत है, क्योंकि केसेस बहुत पहले केसेस दूर था, मेट्रोज में था, आपके आसपास नहीं था। अब तो ऐसी स्थिति है कि हमारा घर है, हो सकता है कि हमारे बगल वाले घर में कोरोना पेशेंट्स हों, ठीक, और ऐसा हो भी रहा है। टेस्ट के बाद ये सारा कुछ आ रहा है। पहले टेस्टिंग कम होता था, अब तो टेस्टिंग जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे पेशेंट्स की संख्या भी बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में अब ज्यादा आपको प्रिकॉशन लेने की जरूरत है बनिस्बत पहले। अच्छा, रहा सवाल डर, तो डरना नहीं है। डरने से क्या होता है, साइकोलॉजी आपकी वीक होती है, फिर रोगों से लड़ने की क्षमता भी प्रभावित होती है उससे, नहीं है, बट यू हैव टू कीप क्लोज आईज ऑन द एक्टिविटीज। जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो उसमें आपको एकदम ध्यान रखने की जरूरत है कि किस एक्टिविटी से हम संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है हमारी, तो उसको सिर्फ अवॉइड करना है। डरना नहीं है, लेकिन सेंस भी साथ साथ रखना है कि आपको क्या करना है। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने, इसके लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, ये थे छपरा के डॉक्टर सुनील, और उम्मीद है आपको ये जानकारी और हमारी बातचीत बहुत पसंद आई होगी। और दोस्तों, मैं ये आशा करता हूँ कि आप स्टे एट होम के सभी नियमों का अक्षरशः अनुपालन करेंगे। तो चलिए, इन्हीं सब बातों के बीच अब हम आपसे लेंगे विदा। तो मुझे यानी आरजे रजत को दीजिए इजाजत, और हम फिर हाजिर होंगे अपने मिशन कोरोना के अगले एपिसोड में।
तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए और कोरोना के सभी प्रोटोकॉल का अक्षरशः अनुपालन कीजिए। साथ ही साथ सुनते रहिए रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज। समूचा विश्व इस कोरोना से परेशान हो चुका है और अब जरूरत है इसके खिलाफ एक जंग छेड़ने की, एक लड़ाई लड़ने की। याद रखिए, हम सब अगर एक साथ खड़े रहेंगे तो ये देश कोरोना को जरूर हरा देगा। सुनिए हमारा खास कार्यक्रम मिशन कोरोना, यूनिसेफ, CRA और रेडियो मयूर की संयुक्त प्रस्तुति हर सोमवार और शुक्रवार दिन में 2 बजे से सिर्फ रेडियो मयूर 90.8 FM पर। भाग न बे।